बेसिकली हॉर्न का आइडिया तो ये है ना कि सामने वाला इरिटेट होके हटे। अब मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, वो नाच रहा है। क्योंकि कई बार जो टीटी लोग होते हैं, जब जैसे वो उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, हाँ। तुम्हारा वेटिंग का टिकट था, पर तुम स्लीपर में जा रहे हो, तो उन्हें जो तुमसे पैसा वसूलना है, बेसिकली रिश्वत, वो फोन पे नहीं लेना चाहते ना। हाँ, तो वो तुम्हें बता देंगे कि यहाँ से 3 डिब्बे पीछे उधर की तरफ तो हमारा देश वहाँ एटीएम है। हर जगह पे लगभग सेम कॉन्वर्सेशन है कि वो लोग तो धर्म देख के मार रहे थे, हाँ, जाति देख के नहीं मार रहे थे। हाँ। हरियाणा के किसी और पुराने पिछड़े इलाके से कोई आदमी पहली बार दिल्ली आता है, वो 2 फ्लाईओवर एक साथ देख के घबरा जाता है वो कि एक के ऊपर एक है। भाई गांव में जाके बताता है, पता चला पुल खड़ा रह गया, सरिया गायब हो गया अंदर का। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से, दुलार से 4:20 AM पॉडकास्ट का ये 3रा एपिसोड हम शूट करने जा रहे हैं और बेहद खुशी की बात है कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने बहुत लोगों को पर्सनली बोला कि अनफॉलो करो बिकॉज सच में यार वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल हु आर इनटू फेम। मेरे सामने 4 लोगों ने बेल आइकन दबाया, हाथ पकड़ लिया। मतलब हमको लोग भी नहीं है जो लोगों का टाइम वेस्ट करवाएं ये सब दिखवा के। क्या आप भाइयों के घर पे बैठे तो आप बैठे रहो। सो बेसिकली बात यही है कि आप लोग बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार आप दे रहे हो हमें, तो आपके मोहब्बत और प्यार से क्या हुआ है कि हमारा सेट जो है वो बदल चुका है, वो विशालकाय हो गया है, वो बड़ा हो गया है, बेहतरीन हो गया है और उसी के साथ साथ हम ट्रैवल बैक करते जा रहे हैं टाइम में। सो बेसिकली हम थोड़ा अपनी आस्था के करीब चले गए हैं। तेरी आस्था नहीं हम सबकी आस्था के करीब पहुंचते जा रहे हैं हम। असल में आपको ये लैपटॉप भी मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिल सकता है, सेकंड मोहनजोदाड़ो 2.0। इसी में कुछ लोगों ने ईमेल भेजा था बहुत पहले बहुत साल पहले। तो हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं बिकॉज वी लाइक इट। हमें पसंद है अपने कल्चर में पीछे जाना और उसी कल्चर में पीछे जाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देश में अपने कल्चर को पीछे ले जाने की, कल्चर को पीछे ले जाने की बात नहीं, कल्चर में पीछे ले जाने, कल्चर में पीछे जाने, देश तो आगे जा रहा है, देश आगे जा रहा है। कल्चर में पीछे जाने में एक महापुरुष कहेंगे हम, हाईवे मैन, डामर मैन डामर कंक्रीट क्रिएटर। तो जो हमारे महापुरुष हैं गडकरी जी, उन्होंने भी अभी कुछ ऐसा कहा जिससे लगे कि हम टाइम में पीछे जाएं और थोड़ा स्लो रहें बेसिकली। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड एआई आपके सारे काम करता रहेगा, तो आप क्या करोगे? हाँ, मतलब ऐसे रैप वैप तो नहीं चाहिए। हाँ, तो उन्होंने वो तो हमें भी नहीं पसंद था। उनका ये कहना है कि जो हॉर्न की साउंड है ये मुझे बड़ी गाड़ियों के हॉर्न की साउंड, बाकी जहाँ भी बजता है उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी। तो उन्हें लगा कि मैं वैसे कुमार गंधर्व सुनता रहता हूँ, तो क्यों ना यहाँ पे मैं सड़क पे भी वो सुनूं। तो उन्होंने कहा है कि हम हॉर्न जो है इसे रिप्लेस कर देंगे फ्लूट की साउंड से, हारमोनियम की साउंड से, कोई भी जो भी हमारे शास्त्रीय संगीत हमारे कल्चर में जो नहीं। तो उसका ये भी फायदा है ना कि जब वो साउंड बजेगा तो नींद भी अच्छी आएगी ना। तो सड़क पे आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपको सोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, पीछे से कोई पों कर दे रहा है, आप बांसुरी सुनिए वहाँ पे। आप ये देखिए कि वो जा पीछे रहे लेकिन उनकी सोच कितने आगे की है। वो चाह रहे हैं कि नॉइस पोल्यूशन जो है, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है वो, कि नॉइस पोल्यूशन जो है रिड्यूस, नॉइस पोल्यूशन हो पर थोड़ा शास्त्रीय तरीके से हो। नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, गाड़ी आगे ही जा रही है। मैंने आज तक कोई भी गाड़ी हॉर्न बजाते हुए पीछे जाते हुए नहीं देखी क्योंकि हॉर्न तो आगे वाले के लिए बजाया जा रहा है। पर मैंने कुछ लोगों को देखा है कंफ्यूज सिचुएशन में, जब वो रिवर्स ले रहे हैं और पीछे वाली गाड़ी को हटवाना है तो आगे हॉर्न क्यों दे रहे हैं? गाड़ी में जब हॉर्न बजता है तो ये क्लियर होता है कि ये आगे वाले के लिए है या पीछे वाले के लिए? ऑब्वियसली गाड़ी में हॉर्न आगे ही होता है, तो मतलब बस हॉर्न बज रहा है। रोड रेज कंट्रोल करने का या डायरेक्शन भी हॉर्न की वही है, आप आगे वाले के लिए बजा रहे हो। असल में ये होना चाहिए कि एक हॉर्न पीछे भी हो,
स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे आगे पीछे से आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्या आने वाला है। तो ऐसे में 2 हॉर्न हो तो आगे तानपुरा बजे, पीछे तंबूरा। तो होल आइडिया ऑफ एन इरिटेटिंग हॉर्न कि मतलब जो सामने वाला इंसान है उसको समझ आए कि अरे यार ये बहुत इरिटेटिंग है, उसको जगह दे दो। हाँ, अब सामने कोई चला रहा है बहुत धीरे धीरे, 80 साल का एक आदमी 30 की स्पीड से हाईवे पे चल रहा है और पीछे उसके हारमोनियम बजने लग जाए तो वो तो अपनी स्पीड वही रखेगा ना, वो क्यों आगे लेकर जाएगा भाई? उसको बांसुरी सुनाई दे रही है फ्री में। बेसिकली हॉर्न का आइडिया तो ये है ना कि सामने वाला इरिटेट होके हटे। अब मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, वो नाच रहा है रोड पे पार्टी चल रही है। शास्त्रीय संगीत में तो कितनी पार्टी हो सकती है। शास्त्रीय संगीत देखो अगर ये सब संगीत बजेगा तो फिर दारू भी चाहिए। नहीं शास्त्रीय संगीत बजेगा तब तुम्हें नहीं चाहिए दारू ना, तब मदिरा चाहिए। शास्त्रीय संगीत बजेगा तो आपको दारू नहीं चाहिए। नहीं, भांग तो लीगल है इस देश में। भांग तो लीगल है, भांग के गोले, भोला लीगल है। भांग तुम वैसे भी लेकर फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हो। फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं भांग लेके? अरे भाई लीगल जिसकी दुकानें हैं सरकारी भांग के ठेके हैं, हाँ, तो कर सकते हो ना ट्रैवल। भांग लेके ट्रैवल हो सकता है? पता नहीं, मैंने तो किया है। अच्छा। पूछ लेना चाहिए था। बीड़ी लेके नहीं कर सकते हो ट्रैवल? तो कुछ भी लेके कर रहे हैं लोग। डिपेंड करता है कहाँ रखा है। अगर तुम्हारा मतलब है कि लोग विकृत मानसिकता के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो विकृत मानसिकता लेके ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। कहाँ रखा है? लेकिन दिमाग में रखा है, सेफ है। दिमाग में थॉट है, दिमाग में थॉट लेके, दिमाग में गांजे का थॉट लेके तो आप ट्रैवल कर ही सकते हो। थॉट क्राइम, थॉट पुलिस होगी फिर। सो बेसिकली हमने एक और चीज़ करी है दोस्तों आपके लिए कि इस बार हमने थोड़ा सा फॉर्मेट जो है ना और ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 जादुई बक्से हैं। इन तीनों जादुई बक्सों में कुछ पर्चियाँ रखी हुई हैं, जो पर्चियाँ हमारे देश के वातावरण के बारे में है। फिलहाल जो वातावरण चल रहा है उसके बारे में कुछ कुछ टिप्पणियाँ हैं इसमें। तो हम एक एक पर्चा निकाल के उस टिप्पणी पे बात करेंगे। मतलब जितना तेजी से वातावरण बदल रहा है जल्दी जल्दी निकालो पर्चियाँ, टाइम कम है हमारे पास। आप ये बताइए कि पहले आपको कौन सी उससे निकलवाना है? तो क्या है ये? वो वाला तो, उधर वाला तो लग रहा है कि उसको ठीक से रगड़ो तो उसमें से जी नहीं निकलेगा। नहीं, उसको ठीक से रगड़ोगे तो पर्ची तो निकलेगी। उसमें से मैं अभी दिखा देता हूँ। रगड़ो फिर उसको ठीक से। इसमें से निकालते हैं पहले। बाकियों में कबूतर भी हैं। बेसिकली इसको ऐसे करना होता है। 2 पर्चियाँ एक साथ निकल आई हैं, एक वापस चली गई। मोमोज मसाला। बेसिकली ये टैक्स है जो निकल गया था साथ साथ में, GST था ये। तो मैं पहली जो पर्ची है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। ATM इन ट्रेन्स। ये तो देखो बहुत ज़रूरी था। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि तुम सिगरेट पी रहे हो अंदर। मतलब अब तुम 4 घंटे की जर्नी है, 2 बार तो जाओगे, ज़्यादा नहीं, 2 बार तो जाओगे। एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए ना वॉशरूम तुम्हारे लिए, कि तुम अंदर जाओ और उसमें पानी ना रहे ताकि तुम समझ आए कि तुम करने क्या आए थे। तो मतलब क्या है ये? दिस इज बेसिकली टेस्ट चल रहा है इसका अभी तो एक ही ट्रेन में लगाया उन्होंने। एक ट्रेन में ATM, एक इंडियन ट्रेन में ATM लग चुका है। तो देख रहे हैं कि ATM बचेगा अगले हफ्ते तक कि नहीं। तो अभी उसमें पैसे भी नहीं है। और वॉशरूम बनाया उस ट्रेन में? वॉशरूम है, वो पानी नहीं आता उसमें, वो प्रेशर पे काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो देखो जो बड़े लोग हैं वो तो उसी से साफ कर लेते हैं। सुलभ मनी। बड़े लोग नोट से कर रहे हैं क्या? बड़े लोग तो बहुत हमें लगा बड़े लोग वोट से करते हैं। बड़े लोग तो 3-4 लोग भी रखते हैं ना, छोटे लोग। सही बात है वैसे तो ATM लगाने का मकसद जो है ट्रेन में, मुझे एक बात बताओ, ये कौन आदमी है जो 18 घंटे में उसको ट्रेन में पैसे चाहिए? 18 घंटे की जर्नी कैसे इमेजिन की तूने? मतलब कि मीडियम से ज्यादा लेंथ की जर्नी 18 घंटे की है। वेटिंग टाइम भी है ना कि ट्रेन आएगी 14 घंटे में। क्योंकि स्टेशन पे है ATM। हाँ। और जहां वो जाएगा, जिस भी शहर में उतरेगा, गांव में उतरेगा शायद, हाँ। तो गांव में भी बैंक्स वगैरह तो हैं। हाँ। मतलब मुझे ऐसी जानकारी है कि गांव में बैंक है।
है ना। ट्रेन में एटीएम अगर होगा तो या तो ये आलू पूड़ी महंगी होने वाली है क्योंकि कई बार जो टीटी लोग होते हैं, जब जैसे वो उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारा वेटिंग का टिकट था, पर तुम स्लीपर में जा रहे हो, तो उन्हें जो तुमसे पैसा वसूलना है बेसिकली रिश्वत, वो फोन पे नहीं लेना चाहते ना। तो वो तुम्हें बता देंगे कि यहाँ से 3 डिब्बे पीछे उधर की तरफ हमारा देश वहाँ एटीएम है। ये मत बोलो तुम कि नहीं सर फोन पे में तो पैसा है, कैश नहीं है मेरे पास, कैश उधर है। अच्छा, तो ये जो लोग ये कहते थे कि कैश नहीं है, उसका इलाज हो चुका है अब। हाँ, कैश नहीं है बोल करके तो पता नहीं कितने लोगों ने चाय वालों से चाय पी ली ट्रेन में। अब बेचारे स्टेशन में भी नहीं उतर सकते ना कि ट्रेन निकल गई फिर। इतनी कोई तेज ट्रेन नहीं है अपने देश की कि तुम स्टेशन में चाय पीने गए और वो चली गई। ऐसी है कोई ट्रेन? टीटी लोग इतने आलसी हैं। वो जाएंगे फिर दफ्तर भी जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे अपने। मतलब मुझे लगता है रिश्वत तो अब लीगल ही कर देनी चाहिए। हाँ, मतलब देखो, जिस देश की ट्रेनों में खाना नहीं मिल पा रहा है ठीक से, जहाँ पे खाने में अभी भी तुम्हें चूहे मिल जा रहे हैं ऐसे सड़े हुए, वो भी मतलब फ्रेश वो भी नहीं मिल रहे। वहाँ पे एटीएम लगाने का तो थोड़ा सा है, अपसर्ड है काफी। हाँ, मतलब मे बी उस एटीएम में कुछ टाइम बाद चूहे ही रहे। ये स्टालिनिस्ट डेवलपमेंट। पर तुमने एक चीज देखी है, जब भी तुम्हें ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आता है, यार एटीएम है क्या भैया आसपास, वही नहीं है। एटीएम के पास खड़े रहो और तब तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ जाए कि एटीएम है आसपास, तो 100 मीटर दूर चले जाओगे तुम पहले। देखो आज के टाइम पे अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो लाइक गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद में तो तुम क्यों रह रहे हो? सबसे पहला तो सवाल ये है। चलो टियर 2 मान लो, आप टियर 2 सिटीज में अगर आप कहीं रहते हो और टियर 1 में भी आप रहते हो, आप युवा हो इस देश के, नौकरी कर रहे हो आप, तो बेसिकली अब आपके फोन में है, अगर आपके फोन में फोन पे है तो पेटीएम है तो गूगल पे है, सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि 6 महीने में एक बार शायद आपको याद आता होगा कि एटीएम से पैसे निकालने हैं। हाँ, है ना, जब घूस देना होता है। और वो ट्रेन तो नहीं है वो, जहाँ ट्रेन में आपको याद आ रहा है कि अब पैसे निकाले तो नहीं, अब निर्मला सीतारमन जी कह रही थी कि 2000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है उस पर लगेगा जीएसटी। वो तो वही लगाती है वैसे, पर देखते हैं क्या लगता है, जो भी लगेगा। तो अब कैश फिर से इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है तुम्हारे पास? 2000 में भी लगा देंगे क्या? 2000 से ऊपर 2000 पे बिल्कुल 99 कर सकते हो, 1999, 2000। वो कैसे निकालोगे एटीएम से? 1999। अब तो 2000 का नोट भी नहीं चल रहा है। इसीलिए उस पर टैक्स लग गया। तो कौन सी ट्रेन में लगा हुआ है एटीएम? अच्छा, ट्रायल पे है अभी ये। वो ट्रेन नहीं चल रही है मतलब। लगा के देख रहे हैं बस उसमें रह पाएगा ये। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैश वाली गाड़ी कब तक फॉलो करेगी ट्रेन को। कि एयरफोर्स 1 की तरह होगा कि 2 और जहाज चल रहे हैं पीछे से। जब जहाज चल ही रहे तो सीधे उसी में से गिरा दो कैश। एटीएम क्यों लगा रहे हो वहाँ पे भाई? और कैश भरने वाली गाड़ियाँ तो ऐसे होते हैं ना कि बहुत टाइम के पाबंद और ये सब, इतने पुलिस वाले बैठे होते हैं, तुमने देखा है कभी भी? पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे कमजोर और सबसे पतले 2 लोग चुने जाते हैं। फिर उन दोनों लोगों को एक ऐसी बंदूक दी जाती है जो उनसे उठे ना, वो ले करके उनको पैसे के पहले भर देते हैं अंदर, उसके बाद पीछे पैसा भरा जाता है उसमें। जहाँ पे वो रुकती है फिर वहां से पहले पैसा निकाल लिया जाता है, फिर उनसे पूछा तुम ठीक हो? पर तुम एक चीज भी तो देखो, हमारे देश में चोरों को भी ये पता है कि देखो वो जो सबसे कमजोर 2 पुलिस वाले हैं वही हैं, वही रक्षा भी कर रहे हैं उसकी। हाँ। उसके बावजूद भी वो गाड़ी कभी नहीं लूटते, वो लूटते एटीएम ही हमेशा। तुमने कभी भी ये नोटिस किया है? तुम्हें सिर्फ उस एटीएम में गार्ड मिलेगा जिसमें पैसा नहीं होता। हाँ, ये बचाने के लिए। जिस एटीएम में पैसा है उसका गार्ड सोने चला गया है। वो गार्ड सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि ये तो नहीं चल रहा है आज। हाँ, वही ना। हाँ, वो तुम्हारा टाइम बचाना चाहता है कि तुम ऐसे डालोगे अंदर, फिर तुम्हें पता चलेगा कि नहीं चल रहा। हाँ, हमारे वक्त की कीमत तो है। टाइम इज मनी। उस एटीएम के पास टाइम है, उस गार्ड के पास टाइम है। They just don't have money. एटीएम चुराने के नए नए तरीके हैं चोरों के पास हमारे देश में।
तुम्हें पता है? अरे अभी एक बैंक लूट रहे थे या एटीएम, 2 दिन पहले की बात है। असल में एक सेक्शन आता है जो हमारे प्राइम टाइम जो न्यूज़ चैनल है उनमें एक सेक्शन आता है जली हुई खबरें। तो बेसिकली उन खबरों में रैपिड 30 ऐसी खबरें हैं जो आग लगने की खबरें हैं। आग लगाती हुई कहाँ आग लगी तो उन 30 खबरों में लगातार ये बताया जाता है कि यहाँ आग लगी इतने झुल से, यहाँ आग लगी ये चोरी हुआ, यहाँ आग लगी ये हुआ, यहाँ आग लगी, ये सब बताते हैं। जिस दिन उन्हें वो 30 मिनट से 1 घंटा करना होता है उस दिन वो खुद आग लगा देते हैं आके प्राइम टाइम में आग लगा देंगे सीधा तो उसमें था एक कि कुछ चोर जो है वो उससे सिलेंडर से काट रहे थे, वो शटर काट रहे थे, एटीएम का बंद हो गया कुछ ऐसा। सालों को सिलेंडर दे दो, खाना नहीं बना पाएंगे वो तो एटीएम काट दे, सिलेंडर फट गया, आग लग गई। चोर लोग अपनी गाड़ी छोड़ के चले गए भाई वो गाड़ी छोड़ के पैदल चले गए चोर। तुमने वो ऐड देखा है 5 स्टार का, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐड जिसमें वो रमेश सुरेश होते हैं और वो दोनों एक साइकिल से ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए आते हैं साइकिल, और वो लंबी सी एक साइकिल है जिसमें वो आगे धीरे धीरे चला रहे हैं और वो पीछे बैठा हुआ, दोनों चश्मा लगा रखा है और 5 स्टार का आगे यूं कर रहे होते हैं वो। हाँ। वो आगे रुकती है एक जगह पे, वहाँ पे एक एटीएम है। हाँ। और उसके बगल में ही एक दुकान है। और वो टेलर वाली नहीं वो 5 स्टार खरीदने गए हैं। अच्छा। तो वो दोनों अपनी साइकिल से उतरते हैं, पैदल आराम से जाते हैं दुकान तक, वहाँ से जाके 5 स्टार खरीद रहे होते हैं। इस बीच में एक कार आके रुकती है उनके एकदम साइकिल के पास। हाँ। और उस कार में से 3-4 चोर निकलते हैं। हाँ। और वो घुसते हैं बैंक में, एटीएम में, और वहाँ से जाके बहुत सारा पैसा लेकर बैग में भर के लाते हैं और अपनी गाड़ी में भर देते हैं, फिर वापस जाते हैं लाने के लिए। इतनी देर में ये दोनों आ चुके होते हैं ये दोनों आकर दरवाजा खोलते हैं वैन का, अंदर बैठते हैं और लेके चले जाते हैं भाई वैन क्या सही है। 5 स्टार खाओ मस्त रहो। 5 स्टार चॉकलेट सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि भंड लोग जो है उनके पास कुछ हो करने को 1-1.5 घंटे या कुछ ना हो करने को तो खाओ। 5 स्टार पान का मॉडर्न अल्टरनेटिव है। 5 स्टार हाँ थूकने का मन करता है बाद में और चिपक भी जाता है काफी ना नहीं, मुझे आज तक सबसे अच्छी चॉकलेट तो 5 स्टार ही लगी है मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद पान ही है मिलावट ज्यादा किसमें है 5 स्टार में, पान में तो होता ही है वो सब। जैसे डेयरी मिल्क है, मंच वगैरह ये सब है, ये सब नहीं पता, पसंद नहीं आ पाती यार। वो उसमें कुछ बात है, असल में वो काम दे देती है ना तुम्हें कैरेमल कहते हैं उसको वो जो बात है उसमें वो तुम्हें 1 घंटे का काम दे दी, तुमने खत्म तो 5 ही मिनट में कर लिया। अब जो चिपका हुआ है हाँ। वो तुम्हें जीभ से जो हटाना है, जो तुम्हें कल शाम तक हटा पाओगे अब। हाँ तो ये इसलिए मुझे बेस्ट लगती है वो। जॉलाइन बना रहे हैं अपनी उससे च्युइंगम से ज्यादा चबा सकते हो उसे। दांत भी बना रहे हैं लोग उससे तो अगली पर्ची की तरफ बढ़ा जाए। हाँ सर आप इस बार उद्घाटन करें। साइड से खुलता है नहीं, अब ये एस्केप रूम वाली पजल है भाई ये क्या है एक तो ना थोड़ा ठीक ठाक सेट देने भी नहीं चाहिए गरीब ये नहीं खोल पा रहे तुम जिंदगी में। इन्हें लगता है इन्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी आगे चल के इस पॉडकास्ट के दम पे। ये तो नहीं स्पॉन्सरशिप में नहीं ये उसका इनिशियल वो है भाई। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर है, ये कि एक बंदा है जिसको पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। इतना लिखा है उसमें? हाँ इसलिए मैन डायग्नोस्ड विद कैंसर किल्ड हिज ओन वाइफ। ओह ये वो वाली बात है तो क्या मोटिवेशन रहा होगा, तुम्हें क्या लग रहा है? मेरा तो क्लियर है, मुझे पता है क्या मोटिवेशन था कहाँ की बात है? नहीं वो भी कल्चर में पीछे जा रहे हैं ना, तो सती वती उनका भी हाँ मतलब उसने सोचा कि पहले इसको सती दे देते, कहीं मेरे जाने के बाद बाकी लोग मना ना कर दें, बहक ना जाए। तो मतलब एक बंदे को पता चला कि उसको कैंसर है। ये खबर मैंने पढ़ी हुई है, तो उसने रीजन ये दिया, मतलब अब दिया तो क्या ही लिखा हुआ था वही बचा उसके अब तो हमारे पास अब ऐसा राकेश काल्पनिक नाम ऐसे करके आगे पूरा लिखा हुआ। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि हमने एक तो उसकी पत्नी और उसने साथ में कसमें खाई थी साथ रहने की 7 जन्म तक। वो हर पत्नी नहीं खाता है, वो जो फेरे होते हैं उसमें यही तो है। उसने सीरियसली ले लिया एक्चुअली कैंसर था क्या पता कहाँ था
या उसे लगा होगा कि यार ये मैं सिगरेट विगरेट तो पीता है, इस जरूर इसने ही कुछ बनाया है ये मिर्चें जो डाल देती है ना हर बार 100 बार बना किया है मैंने कि हल्दी भी रखो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। या फिर उसने झूठ ही बोला होगा कि मुझे कैंसर है तुम्हें पहले निपटा लेते हैं कहीं उसने नीले कलर का ड्रम तो ऑर्डर नहीं कर लिया था पत्नी ने ये बहुत ज़्यादा एकदम से खबरें आ गई हैं ना कि पत्नियां जो हैं पतियों को मार दे रही हैं, तो ये एक रिटेलिएशन भी था। अरे अभी तो एक केस ये हुआ है जिसमें एक पत्नी ने धमकी दी सिर्फ पति को कि ज्यादा बोलोगे नीले कलर का ड्रम मंगवा लूंगी मैं। वो आदमी पुलिस स्टेशन चला गया भाई मुझे नीले कलर का ड्रम मंगवाने की धमकी दे रही है। अरे यार सीरियसली लिया गया ये मैटर। औरतों पे अब कुछ है तो ऐसे बोलने के लिए, पहले तो क्या पति बोल दे कि मेरे पैसे पे खा रही है, क्या बोलोगे तुम आगे से? ये तुम्हारे पैसे से अब मैं सिर्फ नीले कलर का ड्रम मंगवाऊंगी बस। और औरतें गलती से नहीं मार रही हैं अब अपने पतियों को, प्रॉपर प्लानिंग कर रही हैं भाई। औरतें प्लानिंग हमेशा से करती रही हैं ड्रम का इन्वेंशन नहीं था बस ड्रम उन्हें लेट समझ आए, दे हैव नाउ क्रैक्ड द कोड। देखो आज तक सच बता रहा हूँ मैं जितनी भी औरतों से मैंने अब तक इंटरेक्ट किया हुआ है ओके तुम औरतों से बात कर रहे हो आजकल तो भाई सच बात है, मतलब वो साइकोलॉजी में बहुत ऐसे डीपली इनग्रेन्ड है कि हर औरत ने कभी ना कभी अपने पति को जान से तो मारना चाहा है। देखो वो मार नहीं पाते, वो बात अलग है क्योंकि बहुत सारा कल्चरल प्रेशर और ये सब है, सोसाइटल जो भी है, सोसाइटल डिजर्व भी करते हैं, बहुत सारे पति डिजर्व भी करते हैं। आदमी नहाने जा रहा है हर बार तौलिया भूल जा रहा है गुस्सा नहीं आएगा तुम्हें? आगे निकलने के बाद हर बार तौलिया भूल जा रहा है टेबल पे ही वो तड़का लगा रही है सुबह सुबह, उसी के लिए खाना बना रही है और फिर उधर से चिल्ला रहा है कि तौलिया दे। तुम ये चाहते हो कि कोई औरत तुम्हारा जिंदगी भर अंडरवियर धो रही है तो वो तुम्हें एक बार तो मारना चाहेगी यार। बनियान भी बनियान पहन रहे हैं मर्द वो जो बनियान है बेसिकली उसका नाम है प्रॉपर, उसको वाइफ बीटर बोलते हैं तुम अगर अभी सर्च कर लो तो इसमें तुम्हारा चल रहा होगा ना इंटरनेट, सर्च करो जरा एक बार वाइफ बीटर बनियान को क्या कहते हैं इंग्लिश में सैंडो सैंडो कोई कहता था यार, व्हाइट कलर की बनियान को ही सिर्फ सैंडो। ये देखो ये है ना वाइफ बीटर, सफेद और काले हर तरह के रहे। ये वही बनियान है दरअसल वाइफ बीटर जो हमारे पापा लोग पहनते हैं। हाँ हाँ अरे वाइफ बीटर में शक्लें क्यों आ गई है वाइफ बीटर में वाइफ्स के चेहरे आ रहे हैं भाई। सलमान खान के आगे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ब्रैकेट में है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए था इसीलिए ब्रैकेट में है तो वाइफ बीटर बनियान पहनते हैं एक तो ये लोग ना, आइडेंटिटी ही उनकी वही है। मतलब एवरेज एक मर्द की लाइफ तो यही है ना कि वो सुबह सुबह उठता है और उसके बाद वो घर पे वो चीज़ें छोड़कर जाता है जो उसकी वाइफ ठीक करे, और जो उसकी वाइफ उसके पहले कर रही है वो लेकर चला जाता है खाना, और फिर वो शाम को आता है फिर उसकी वाइफ जो कर रही है उसका रिजल्ट उसको फिर से भोगना है नहीं एंगेज रखना पड़ता है ना कि बीच में क्या करेगी, और थोड़ा ऐसे पजल वजल दे के जाओ, थोड़ा काम दे के जाओ। तो इसलिए काम ही दे के जा रहे थे इतने टाइम से लोग अपनी बीवियों को लोग काम ही दे के जाते हैं। थोड़े टाइम में वो ये सब काम जल्दी जल्दी करने लग जाती है तो उसको बच्चा देते हैं एकदम से कि अब जितनी देर तक मैं नहीं रहूंगा उतनी देर कम से कम ये रोएगा। तो मुझे लगता है इस सब के पीछे रीजन यही है कि women are not enough busy they should be given find work, they should be given more work by men exactly। and इसमें कुछ उनका वो नहीं है भाई, अपनी जान बचानी है। हाँ हाँ सीधा सीधा है। फ्री टाइम होगा तुम्हारे पास तभी तुम मार्केट जाओगे, तभी तुम फालतू दुकानों में जाओगे, तभी तुम्हें दिखेगा ड्रम। अतुल सुभाष वाला केस भी तो था जिसमें उसने पूरा वो इतना बड़ा, उसके बाद से तो काफ़ी कुछ बकचोदी हो गई इस देश में, पूरा एक मेनिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक फाउंडेशन बना इंडियन फैमिली फाउंडेशन ऐसे कुछ करके उसका नाम है वो भी सिर्फ मर्दों के लिए है। हाँ उसको ट्विटर ने बैन कर दिया था पहले okay। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थी कि ऐसे महिलाओं के खिलाफ जो है दहेज प्रताड़ना वाला रूल हटा दो और ये सब, तो इंडिया में प्रॉपर प्रोटेस्ट हुए हैं। अच्छा। और कुछ प्रोटेस्ट में मर्दों ने आकर के अपनी अंडरवियर चला दी ऐसे बीच सड़क पे लॉजिक पूछा गया भाई तू अपनी अंडरवियर क्यों चला रहे हो, वो भी फटी हुई अंडरवियर। तो बोल रहे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले हैं वो लोग अपनी ब्रा जला दे रही हैं सड़क पे आकर के, तुम अपना अंडरवियर, क्योंकि वो ब्रा जला रही लोग देखना चाहते हैं ना
तू अंडरवियर जला, तुझे कोई नहीं देखना चाहता भाई। किसी आदमी को अंडरवियर जलाते, काटते, पहने हुए किसी भी कंडीशन आदमी को ही नहीं देखना चाहता, कोई आदमी भी नहीं देखना चाहता उसको। और जब वो ब्रा जला रही है तो उनके जलाने से स्मेल नहीं आ रही है। ठीक है, और उनकी ब्रा फटी नहीं हुई है यार। नहीं, वो तो दुखद बात है। मतलब तुम तो कहाँ चले गए आप सर, कहाँ चले गए? इंडियन फैमिली फाउंडेशन में। तो जब एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, उसके बाद जब से वो एक्स में कन्वर्ट हुआ है, तब से उन्होंने काफ़ी जो राइट विंग मूवमेंट्स हैं दुनिया भर में, उनको उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है अभी। तो वो जो फाउंडेशन बैंड था ट्विटर पे, अभी एक्स पे उसको वापस छोड़ दिया उन लोगों ने। छोड़ दिया। वो भाई भैंसा है, खुली भैंस है। सांड नहीं होते गाँव में। देखो, दो तरीके के जो मेल बछड़े होते हैं, जो गायों के बच्चे, उसमें एक होता है सांड, एक होता है बैल, मेमना। तो बैल और सांड में सिर्फ इतना फर्क है कि बैल जो है वो ट्रेंड है, उसको पता है कैसे चलना है, कहाँ पे घूम जाना है, उसके नाक में वो नत्था बंधा होता है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। तो ये जो ऐसे ग्रुप्स है ना, मेनिनिस्ट मूवमेंट टाइप, इन पे वो नत्था नहीं है, उनको छोड़ा जाता है ट्विटर पे। इंस्टाग्राम पे छोड़ा जाता है, गालियां देने के लिए। परेशान था बेचारा, बहुत टाइम तक परेशान रहा है। वो बस टेस्टोस्टेरोन की बोतलें हैं जिनके पास हाथ पैर आ गए। उन्होंने क्या करे, ये आ गए, जला देते। बेसिकली एंड्रयू टेट का थोड़ा सा इम्पैक्ट भी इंडिया पे बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, तो ये वही है सब। ये एंड्रयू टेट तो भरे हुए हैं हमारे यहाँ पे, उसके भरे हुए हैं हमारे यहाँ थोक के भाव मिलते हैं एंड्रयू टेट। हमारे गांव में 56 एंड्रयू टेट है। बस उनको ये नहीं पता कि YouTube पे वीडियो डाल सकते हैं, नहीं तो वो कब के फेमस हो चुके हैं। उन्हें बस वो ब्रांडिंग चाहिए ना, टॉप जी, वो नहीं है उनके पास। चाय की दुकान पे ट्राई रहे हैं वो बीड़ी पीते हुए हर नुक्कड़ पे कब से बोल रहे हैं अपनी बीवी को कंट्रोल में रख। यही बात एंड्रयू टेट ने इंग्लिश में कह दी। एंड्रयू टेट के पास देखो वाइट प्रिविलेज है, ठीक है, वो सफेद आदमी है, वो ये बोलता है, अट्रैक्टिव लगता है, इंग्लिश में बोलता है वो। तो अब लोग वही चीज़ इंग्लिश में सीख रहे हैं, ऐसे गांव के लड़के ना जो पढ़ने दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहतक में। या फिर वो कौन सा स्कूल मैंने पहली बार बनारस में देखा दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी, मुझे वाराणसी पब्लिक स्कूल रख दे। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्यों रख रहे हो तुम बनारस में भाई? एक सेंट करके भी बहुत सारे स्कूल है ना। कौन सा था वो? सेंट तो मतलब क्या कहें हम, सेंट निश्चल है। सेंट निश्चल बिना छल कपट के। मतलब उसमें छल कपट यही है कि वैसे सरदारों का स्कूल है, लेकिन ऐसे मतलब कॉन्वेंट टाइप नाम है, यही छल है। तो वो संत निश्चल होगा ना। हम तो सेंट ही पढ़ते हैं। तो ना एक और चीज़ है, बहुत लोगों को क्या, जितने भी लोगों में देखते हैं, उनको पता नहीं हम क्या बातें करते हैं, कैसा लग रहा है, वो तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। ऑडियंस का, लिसनर्स का वो आएगा फीडबैक जैसे भी। पर हम कुछ सीरियस बात भी तो करना ही चाहते हैं कभी कभी, भले ही कभी कभी करें हम। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं लेकिन जो ज़रूरी हो जाती हैं करनी ना, क्योंकि जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं तुम्हें। जैसे अभी कल जो है पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ। जो अभी तक की खबर है उसमें ये है कि 6 टेररिस्ट थे और उन्होंने वहाँ पे, पहलगाम में एक मैदान है, वहाँ पे घुसे, वहाँ पे लोगों को गोलियाँ मारी। 26 लोगों के मरने की अब तक खबर है, कुछ लोग घायल हैं। और मतलब जो सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है इस पूरे अटैक का वो ये है कि उन्होंने लोगों से ये पूछ करके उन्हें मारा कि आप कौन से धर्म से हो। तो जो भी नॉन मुस्लिम लोग थे उनको ही टारगेट किया उन्होंने। वैसे एक मुस्लिम बंदे के मरने की भी खबर है उसमें, वो शायद उससे पूछना भूल गए थे वो लोग। ये उनके टाइप का मुसलमान नहीं रहा होगा। हाँ, मतलब वो सच्चा मुसलमान ना रहा हो। हाँ, उस टाइम पे भूल गया होगा कलमा, वो बंदूक देख करके। हाँ, बंदूक देख के कोई भी कलमा भूल सकता है वैसे तो। हाँ, जिन हिंदू लोगों को याद था वो भी भूल गए होंगे। हो सकता है। पर बात ये है कि बेसिकली लोग मरे हैं, और काफ़ी सारे लोग घायल हैं। अभी काफ़ी सारे लोग सीवियरली इंजर्ड हैं। और एक फ़ोटो काफ़ी वायरल है फ़िलहाल, जिसमें एक बंदी बैठी हुई है, उसके बगल में उसका पति लेटा हुआ है। तो मतलब वो
उससे धर्म पूछा उन्होंने, या पूछा भी नहीं शायद, उसको तो देखकर ही बोला कि नहीं नहीं इसको तो देखकर ही लग रहा है मुसलमान नहीं, उसको गोली मार दी उन्होंने। तो उस औरत ने बोला कि उनको मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जाके मोदी को बताना। हाँ नहीं वो तो चलो एक ये वाली बात करते हैं, इस पे मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, बट बेसिकली हमें ये, क्या हम सच में ये लोगों की जान की कीमत समझते हैं, या ये देश क्या समझता है अब लोगों की जान की कीमत, या ये देश भूल चुका है कि लोग मर जाते हैं, लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, और उसके बावजूद हम तुरंत जो है मुद्दे से हट जाते हैं हम। हाँ। हमारे देश में ये जो एक अलग तरीके का एक रिवाज बन गया है कि ये सब छोड़ो, लोग मर चुके हैं, भूल जाओ ये लोग जो मरे हैं, और आपस में लड़ लेते हैं एक बार पहले। कोशिश हमेशा ये रहती है कि जल्दी से कोई स्केप गोट ढूंढ लो, किसी को जल्दी से ब्लेम कर दो पहले कि इसके कारण हुआ है, ताकि अकाउंटेबिलिटी जिन लोगों को एक्चुअली लेना है पहले वो बचे रहें, कि मतलब कुछ भी हो जाए हम सिर्फ जवाब देना जानते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा कहाँ पे फेलियर है, या हम कैसे रोक सकते थे इसको, या हमारी व्यवस्था क्या है इसको रोकने की। जल्दी से किसी पे ब्लेम शिफ्ट कर दो एकदम से। अजीब बात है कि जिन लोगों ने मारा वो लोग धर्म पूछ के मार रहे थे। हाँ, और पूरे देश में एकदम से आज सुबह से अब तक मैं काफ़ी जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है, इंक्लूडिंग रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सिगरेट की दुकान वाले, चाय की दुकान वाले, हर जगह पे लगभग सेम कॉन्वर्सेशन है कि वो लोग तो धर्म देख के मार रहे थे। हाँ, जाति देख के नहीं मार रहे थे। हाँ नहीं वो लोग मार रहे थे, धर्म देख के मारा उन्होंने, बिल्कुल मार रहे थे। वो मुस्लिम आतंकवादी थे। हाँ ठीक है, उन्होंने धर्म पूछा और हिंदुओं को मारा। हाँ ठीक है, यहाँ तक हाँ ये सही बात है एकदम, ऐसा तो हुआ। फैक्ट है। हाँ ठीक है, तो अब उन्हें ढूंढो, पहले तो ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये सब बात अब छोड़ दो। ठीक है, लोग मर गए हैं ना, अब ये बताओ कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि लोग मर गए हैं? ये जिम्मेदारी वो मारने वालों की हो गई क्या? मतलब बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और भी जगहों पे चल रहे हैं। ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की टैक्सीज चलती हैं, वहाँ पे उन लोगों के छोटे छोटे होम स्टेज हैं और ये सब चीज़ें हैं। ऑब्वियसली वहाँ की इकॉनमी ही हिट होनी है सबसे भयंकर तरीके से इस पूरे मैटर में, जो उसका आफ्टर इफेक्ट है। जब से 370 हटा था तब से पूरा टूरिज़्म के नाम पे एक नॉर्मलसी जो क्रिएट की गई थी वहाँ पे, क्योंकि वो तो एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया कि ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सब कुछ नॉर्मल है वहाँ पे। उस टाइम पे अजीत डोभाल की वहाँ से फ़ोटो आई थी, अमित शाह जी ने बहुत कुछ बोला था, तो मतलब ये एक तरीके का कंसेंसस बिल्ड हो गया था हम लोगों के अंदर कि नहीं कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हद तक शांति जो है वो बहाल हो गई है। लेकिन एक डेटा है 2014 में वहाँ पे टोटल 27 या 28 सिविलियंस की डेथ हुई थी टेररिस्ट अटैक में, और 2025 में एक अटैक में 26 लोग मर गए हैं। 2014 के बाद से वो ग्राफ एक बार 2018 में काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। 2018 के बाद 2019 के आसपास वो 370 हटा है, वहाँ से घटते 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 आ गया था 28 पे, और अभी एक अटैक में 26 हो गया। मतलब अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को इस एंगल से देखें कि जहाँ से 370 हटाया गया और जहाँ हम अभी हैं, इतने टाइम में जो पूरा एक माहौल सेट किया गया था कि कश्मीर जो है बहुत फ्रेंडली जगह है बिज़नेस करने के लिए, और वहाँ पे जो है एक तरीके की शांति बहाल कर दी है इंडियन स्टेट ने, एकदम से क्वेश्चन में आ गया है वो बहुत क्लियर कट तरीके से। और जो भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं वो, और वो लोग एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं इस टाइम पे, और लोग डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस दो, हमें जस्टिस दो। पर आप जस्टिस मांग किससे रहे हो? आतंकवादी ने मार दिया है, ऑब्वियसली उसका काम है मारना भाई, उसका काम है टेरर फैलाना, और वो लेता भी है जिम्मेदारी फिर कि हाँ भाई हमने जिम्मेदारी ली है, हमने मारा है। उसके लिए तो जस्टिस वही है, वो अपने लिए जस्टिस ढूंढ रहा था जब वो लोगों को मार रहा था ना, तो उससे तो जस्टिस नहीं मांग सकते आप। उससे क्या बोलोगे कि नहीं तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, गिल्टी फील करो तुम, वो गिल्टी थोड़ी फील करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी है, वो उसका काम है। अब वो तो ब्रेन वॉश्ड आदमी है ना, जो आदमी किसी को आकर के मार रहा है, वो तो एक कट्टर मानसिकता से ग्रसित है मान लो। हाँ, आप उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद कैसे कर रहे हो? तो पर आप कर किससे रहे हो फिर? ये टेरर अटैक वैसे कई मायनों में अलग था जो बाकी वहाँ पे हमेशा से होते आए हैं। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि इस बार जो है उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया, जो कि ज़्यादातर कश्मीर में नहीं होता है। वहाँ के जो मिलिटेंट्स भी हैं, वो लोग जनरली ये कोशिश करते हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करें, क्योंकि वो उन्हें आम पब्लिक को ये भी दिखाना है ना कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं।
लेकिन इस बार वो खुल के आ गए, उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया। और दूसरी चीज़, उन्होंने लोग छोड़े, जानबूझ के कुछ लोग छोड़े गए। अब वो उनके अंदर अचानक से ह्यूमैनिटी तो नहीं जाग गई थी कि वो मैसेज कन्वे करना था ना। बिल्कुल, तो वो उनका मकसद था इस बार कि ना सिर्फ टूरिस्ट पे अटैक करना है, पर ये खबर पूरे इंडिया में फैलनी चाहिए कि हमने अटैक किया है। पर यार ये तो बताओ कि ये कहते रहते हैं कुछ लोग हमारे देश में कि आतंकवादियों से वो रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। कौन है? कोई नहीं रखता आतंकवादियों से मोहब्बत भाई। कोई तुम्हारे घर में किसी को कल को मार देगा टेरर अटैक करके, तुम नहीं रखोगे भाई मोहब्बत। आतंकवादियों से किसी को मोहब्बत तो नहीं है। भले ही लोग कई मौकों पे लोगों ने ये बताने की कोशिश करी है कि आतंकवादी जो है वो ब्रेन वॉश्ड हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से बरगलाया गया है, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कैसे बरगलाया है। कई बार पाकिस्तान के युवाओं को बरगलाते हैं, कई बार कश्मीर के युवाओं को बरगलाते हैं और उनको शामिल करते हैं, ये बोला है। उनसे किसी को हमदर्दी तो कभी नहीं रही है आतंकवादियों से, ना आतंकवादियों की तरफ कोई रहा है। पर हर बार ये कह देना कि उन्होंने चलो टारगेट करके मारा, इसका सबसे बड़ा बदला क्या है? फिर इसका सबसे बड़ा बदला है वहाँ के पाकिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान में घुस के हिंदुओं को मारा, ठीक है, जो ट्रेंड लोग थे। तो बेसिकली हमारे देश के जो ट्रेंड लोग हैं, बेसिकली जो ट्रेंड हिंदू हैं हमारे देश के, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके पाकिस्तानी लोगों को मारे। ये सीधा बदला है फिर तो। पर ये सीधा बदला लेने को तैयार हैं क्या? नहीं, पर मामला इतना सिंपल भी नहीं है ना। नहीं, मामला सिंपल नहीं है। जब बदले की बात आती है तो क्लियर कट बदला क्या है इस बात का? इस बात का क्लियर कट बदला तो यही हो गया ना कि पाकिस्तान के मुसलमान आके हिंदुस्तान में हिंदुओं का नाम पूछ के मार रहे हैं। अगर तो आप जाओ पाकिस्तान में और वहाँ पे जाके वहाँ के मुसलमानों का नाम पूछो टूरिस्ट का और उनको मारो। ये सटीक बदला हो गया, सीधा सीधा बदला है ये। आप हर बार ये मत कहो कि हमारे देश के मुसलमान जो हैं आपसे हर बार आपको सफाई दें। अब्दुल कलाम अब नहीं है देश में भाई, वो अब पैदा हो जाएं क्या वापस से और तुमसे बोलें कि भाई देखो ऐसा है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हाँ, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। शाहरुख खान बोले कि ये बात, नजरुद्दीन शाह कहे ये बात, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहे ये बात कौन कहे? ये बात हामिद अंसारी कहे या आपकी पार्टी के मुसलमान जो हैं, बीजेपी में भी हैं मुसलमान, हाँ, वो लोग कहें? कहा उन्होंने क्या अब तक कहा है? उन्होंने माफ़ी मांगी है उन्होंने खुद के मुसलमान होने की कि हम नहीं जो है उनसे वो करते हैं? नहीं, बहुत अजीब है ये। पर जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के किया हुआ अटैक था मोस्टली। अभी यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है जेडी वांस, और काफ़ी टाइम से जब से ट्रंप की सरकार बनी थी तब से तो काफ़ी क्लियर था कि पाकिस्तान उनके एजेंडे में कहीं नहीं है, मतलब उनके पेरीफेरी में भी नहीं आता इस समय। और पाकिस्तान को पिछले काफ़ी टाइम से वैसे भी चाइना ही सपोर्ट कर रहा है, जब से वो पूरा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, फिर वो CPEC बनाया उन्होंने, ग्वादर पोर्ट पे जाकर के उन्होंने अपना वो बेस बना लिया। तो चाइना ही है उनका जो अभी फंडामेंटल जो एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान का ना, बड़ी पावर्स में। तो एक तरीके का मैसेज है कि इधर की तरफ देखो, हम लोग हैं यहाँ पे। वो जिस टाइम पे जेडी वांस यहाँ पे है उसी टाइम पे अटैक हुआ। अभी कल उसको जयपुर जाना था और वो प्लान कैंसिल हो गया, कल वो सुबह यूएस निकल रहा है अब। तो क्या इसके लिए, इन सब मामलों के लिए सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है क्या? क्या उमर अब्दुल्ला को नहीं देना चाहिए इस्तीफा? क्या नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए इस बात पे? हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, इन लोगों के इस्तीफे नहीं बनते हैं? ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है क्या? पुलवामा भी था सिक्योरिटी लैप्स, पठानकोट भी था। और ये क्या खबर है कि हर बार लोग वहाँ से आ जा रहे हैं। इस बार तो ये भी खबर है कि 2 जो लोग थे वो कश्मीरी थे। हाँ। वो लोग गए 2017 में वहाँ पे ट्रेनिंग करने, 7-8 साल रहे वहाँ पे, ट्रेनिंग की, वापस भी आ गए। ये सब कौन मॉनिटर कर रहा था? हाँ, और आपको ये क्यों नहीं पता चल रहा है अगर आप हो वहाँ पे और आप बोलते हो आपने आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया है और कश्मीर बना दिया है? पिछले आप 11 साल इनफ नहीं है क्या अगर आपको आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाना था तो? डिमोनेटाइजेशन ये बोल के किया था तुमने 2016 में कि जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बहुत सारा ऐसे इलीगल करेंसी से फंड होता है और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। माओवादी जो इतना है यहाँ पे जिनके पास ऐसे करेंसी पहुँचती है फेक और ये सब, वो ख़त्म हो जाए। कहाँ पहुँचे? कुछ वही नहीं है भाई, मतलब बेशर्मी की हद होती है भाई। कुछ लोग मर रहे हैं 370 के बाद ख़त्म किया है बोल करके।
कि टेररिज्म खत्म कर देंगे। ये सब मजाक है क्या कि लोग मर जाते हैं, आप चले जाते हो उनको श्रद्धांजलि देने खाली? आप बोल रहे हो क्या कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी खत्म है? कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता, वो सीधा ये बोलते हैं हम जवाब देंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हैं? जितनी कड़ी निंदा करोगे उतना बड़े डिफेंस मिनिस्टर बना दिए जाओगे आप। कड़ी निंदा कर लेंगे भाई। ये ऊपर से हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे देश का, मतलब भाई क्या ही कहें उनके बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कहीं ये है ही नहीं कि अटैक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई डायनेमिक्स पे बात थोड़ी हो रही है। उसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि किस धर्म के लोगों ने अटैक किया और मोदी जी क्या बोल रहे हैं। सिर्फ ये दो बातें बोल रहे हैं। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी जी ने ये कहा हम बदला लेंगे। नहीं है ये सबसे बड़ी खबर भाई, ये टैग है, ये हेडलाइन है कि मोदी जी ने ये कहा है। हेडलाइन में ये भी नहीं है कि कितने लोग मरे हैं या कितने लोग घायल हैं, सिर्फ ये है कि मोदी जी ने क्या कहा है। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत जो है अपने सिक्योरिटी लैप्स के कारण इतने लोग घुस के और भारत के अंदर उसने हिंदुओं को मारा है। अगर होना चाहिए तो सबसे बड़ी बात ये है। एग्जैक्टली, टारगेटेड किलिंग कर दी भाई, और वो भी मैदान में। एक ऐसे छुपने उपने की जगह नहीं थी वहां पे, खुलेआम। क्या यार ये हरकत है। इस पे भी ये है कि सारे के सारे मीडिया चैनल अब ये बोल रहे हैं। उस पे अर्नब गोस्वामी सेड कि उसने उनको मारते हुए ये बोला कि ये बात मोदी को बता देना। और उसने अपनी जबान से इतने स्ट्रांग, इतने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री का नाम कैसे लिया? ही इज ऑफेंडेड बाय दिस। ही इज नॉट ऑफेंडेड कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस टाइम, कहाँ है सिक्योरिटी फोर्सेज, या जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ है, या उमर अब्दुल्ला क्या कर रहा था, या फिर हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब क्या कर रहे हैं। उसको कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं था, ना तो कोई पुलिस थी, ना तो कोई आर्मी थी वहाँ पे, दोनों ही नहीं थी। बहुत क्लियर कट सिक्योरिटी लैब्स था वो। और पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ पे पहले भी अटैक हो चुके हैं। अमरनाथ यात्री वाले लोगों के ऊपर भी उसी रास्ते में अटैक हुआ था। एक बस में अटैक हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। हाँ, तो कहाँ है ये आप क्यों नहीं कर रहे हो फिर ये सब यार? आप कहाँ बिजी हो? आप कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। देश की हालत खराब होती जा रही है। अब आप लोगों को जो कहते थे कि हम हिंदुओं को बचा रहे हैं, जो आप पिछले इतने सालों से कहते आ रहे हो, अब आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। बाकी तो छोड़ ही दो, नौकरी आप नहीं दे रहे हो, आप इकोनॉमी खराब होती जा रही है, ये सब चीजें अब छोड़ दो आप। करप्शन हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो एक टेररिस्ट अटैक होता है, एकदम से हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये रोक क्यों नहीं पाए हम, और हम भूल जाते हैं कि जो पिछला टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद क्या किया है गवर्नमेंट ने। किसी को आज तक नहीं पता है ना कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया था। किसी को आज तक ये नहीं पता है कि किन लोगों ने मारा, कैसे प्लानिंग हुआ, और सिक्योरिटी लैप्सेस क्या थे। बहुत भयंकर सिक्योरिटी लैब्स था उसमें भी। ऊपर से वो प्लेन चलता है एक, नहीं जो लगातार अभी हम ये डालेंगे, अभी उस पे नीचे लोग बोल देंगे कि तुम लोग 3 लोग बैठ के गांजा फूक के यहाँ ये बोल रहे हो। हाँ बोल देंगे, पता है क्या बोलेंगे वो? तुम्हें क्या पता कि इंडिया की सिक्योरिटी कैसे काम करती है? हमें नहीं पता, इसीलिए तो तुम बताओ ना। हाँ, कि इतना सीक्रेट तुम्हें कैसे बता दें? उन्हें पता है कि किसने किया था, बदला ले चुके हैं हम, ये सब बोल देंगे वो। तो फिर ठीक है, फिर बदला ले लो, फिर क्या चिल्ला रहे हो? ये तो वही बात है ना कि तुम बोल दो नहीं हमने बदला ले लिया, तुम देख लो अपना। हर बार बदला ही देते रहोगे, कभी रोक दो। कभी रोक दो, कभी कुछ ऐसा भी करो कि मतलब ना हो अटैक। कब तक? या इंडियन पुलिस ही हो तुम कि क्राइम होने के बाद ही पहुंचेंगे हम। उसमें एक बंदा, उसमें नेवी का बंदा था। हाँ, जिसको मारा, उसकी अभी शादी हुई थी। तो मतलब यार वो फैमिली को तुम अब ये जस्टिफाई कर पाओगे कि मोदी जी तुम्हारा बदला लेंगे? उसको बदला थोड़ी चाहिए, उसको बच्चा चाहिए अपना यार। उसको चाहिए वो आदमी, वो तुम्हारी वजह से गया है भाई। ये लोग, हमारा देश ऐसा था, या हमारे देश में शुरुआत में इस तरीके के नैतिक उस पे जिम्मेदारियों पे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफे दिए हैं 2 बार। हाँ। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया टेक्निकल रीजन से। उस टाइम पे नई टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो बंदा तभी भी 2 बार इस्तीफा दिया था उसने। पहली बार उसने इस्तीफा दिया, तब उसको बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि नहीं, मतलब ठीक है आप कंटिन्यू करो। दूसरी बार हुआ, उसने बोला नहीं आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमारा देश वो देश है जो नैतिक मूल्यों पे काम करता है। और आज के नेता हमारे जो हैं, वो ट्रेन हादसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग मर जाएं, कुछ भी हो जाए, नहीं, वो बदले लेंगे। वो कुंभ में स्टम्पीड हुआ, गवर्नमेंट ने डेटा दिया कि 35-40 लोग मरे, 80 लोग से ज़्यादा वहाँ मारे गए थे। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। नैतिक जिम्मेदारी की तो बात छोड़ दो। कुंभ जाने वाली ट्रेन में स्टम्पीड हुआ, उसमें काफ़ी लोग मर गए।
वो तो दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ था वो। बात नेताओं की नहीं है, बात समय की है, वरना नीतीश कुमार जो हैं एक ज़माने में इस्तीफा तो उन्होंने भी दिया था। बात समय की है, वरना रहना तो सुरेश भी है। तो बेसिकली अब पता नहीं यार, अगली पर्ची निकाल लेते हैं। ये पर्ची निकाल लेते हैं भाई। हाँ, पर्ची ही निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम, पर्ची निकालो। सीरियस हो गया मैटर थोड़ा ये। क्या करें, सीरियस है ये बात भाई करनी। विनम्र श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से सरकार के लिए। इस देश में सबसे बुरी तरह जो मरी हुई है फिलहाल चीज़, वो सरकार है। शहीद कहो फिर। शहीद नहीं कह सकते उनको, शहीद उन लोगों को कह लो जो लोग वहाँ मारे गए। ये देखो एकदम काफ़ी है, ये इंटरेस्टिंग है ये भी कि नो इंडियन इन टाइम 100 लिस्ट, 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल का एक डेटा हर साल निकालता है, टाइम लिस्ट निकालता है। तो उसमें इस बार एक भी इंडियन नहीं है, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है, जिसके लिए कटरीना कैफ शायद जिम्मेदार हो। आई डोंट नो। कटरीना कैफ को तो होना चाहिए था उसमें, वो तो है जिम्मेदार। पर उसमें जो लोग हैं, बेसिकली जो लोग उस 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में हैं, वो लोगों के नाम जब आपको पता चलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब फिर तो कोई ना कोई होता है इंडियन। तो आपको, और जो सर्वोपरि हैं वो भी नहीं है उसमें, क्योंकि उनको तो रख नहीं सकते थे ना। दिस लिस्ट कंटेन्स पीपल। ओह, दिस डजंट कंटेन गॉड्स आर अबव दैट लिस्ट। स्नूप डॉग है उस लिस्ट पे। स्नूप गेट वाले नहीं है। नॉट अ ह्यूमन। वो तो ह्यूमन भी नहीं है भाई, स्नूप इज डॉग। स्नूप डॉग की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने मेट्रो में बैठ के जॉइंट रोल किया है। वो आदमी है उस लिस्ट में। नोएडा मेट्रो में। नहीं, वो जल्दी निकल गई थी। उसमें लेट हो गया था वो थोड़ा। तो उसमें सेरेना विलियम्स है, जो पिछले 85 साल पहले टेनिस खेलने रिटायरमेंट ले चुकी है वो। उसमें सेरेना विलियम्स है। उसमें और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के ही लोग हैं, उसमें और भी देशों के लोग हैं। उसमें यूके के लोग हैं, उसमें पोलैंड के लोग हैं, उसमें स्पेन के हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। उसमें बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं उसमें, जिन्होंने कि मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री। जिस दिन उसके लिए वोटिंग हो रही थी उस दिन यहाँ पे इंटरनेट बैन हो गया था। अपने यहाँ लोग कर नहीं पाए। चेक करना मैं चाहूँगा कि ये लोग कितने इन्फ्लुएंशियल है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये टोल पे जाए और बिना टोल पे किए गुजर के देखे, इन्हें पता चलेगा कि ये लिस्ट विस्ट ऐसे ही होती है। आई कार्ड चाहिए होगा उसके लिए ना, यूपी पुलिस का। आई कार्ड दिखाना ही पड़ जाए। तो ट्रम्प के पास तो नहीं है। या तो आई कार्ड चाहिए यूपी पुलिस का, या तो आई कांटेक्ट चाहिए किसी भी हरियाणवी का। सही में यार, देखो ट्रम्प के पास क्या नहीं है, पर ट्रम्प के पास यूपी पुलिस का आई कार्ड नहीं है। चाहे उसके पास कुछ भी हो। उसके पास नहीं है यूपी पुलिस का आई कार्ड यार। वो नहीं, नोएडा के टोल से नहीं निकल रहा है वो। धर लिया जाएगा वो। हाँ, उसको देने पड़ेंगे पैसे भाई। उसको लोग ये बोल दे रहे हैं वेलकम टू इंडिया, उसको ये नहीं बोल पा रहे वेलकम टू नोएडा। तो उसमें बेसिकली, पर यार ये भी तो है, देखो यार ये टाइम वाइम ये सब जो है ना, ये अमेरिका के संस्थान है। हर बात कब तक बोलोगे? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तुम्हारा नंबर पीछे है, नहीं ये सब तो अमेरिकन संस्थान है। अमेरिकन संस्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नहीं है, ये तो अमेरिकन। कब तक? नहीं, अगर सब कुछ अमेरिकन संस्थान, तुम क्यों नहीं करवा रहे सर्वे? तुम करवाओ सर्वे, तुम निकालो ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और उसमें संस्थान मैकडोनल्ड्स है। वो तो खा रहे हो तुम करवाओ सर्वे और उसमें रखो अपने देश को सबसे नीचे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हाँ? कि भाई हम सबसे नीचे हैं, यहाँ सब खाना खाते हैं। बिल्कुल। सबसे ऊपर रखो पाकिस्तान को, रखो ना। तुम्हें रखना है पाकिस्तान को ना, तुम्हारा कंपटीशन पाकिस्तान से ही है हमेशा से। तुम्हें चाइना की तरफ नहीं देखते तुम। नहीं चाइना बोल रहा हूँ मैं, चीन। मुझे चीन बोलना चाहिए ना। चाइना में भाई अभी उन लोगों ने, परसों की न्यूज़ है, मुझे पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, पर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक पुल टूटा है एक रेलवे स्टेशन पे,
6 घंटे के अंदर 1500 लोगों ने मिलकर के वो पुल बना दिया वापस 6 घंटे के अंदर। यहाँ पुल टूटेगा, 6 घंटे के अंदर 1500 लोग इकट्ठा होकर फोटो खींचेंगे उसकी। यहाँ पे पुल बनता है 15 साल में 6 घंटे के अंदर 6 लोग मिलके ले जाते हैं उसको। पता चला पुल खड़ा रह गया, सरिया गायब हो गया अंदर का। 6 घंटे के अंदर रील वायरल हो जाती है उस पुल पे। हमें पता चलता है उस पुल पे कोई खड़ा होकर नाच गया, कोई किसी ने शादी कर ली उसके अराउंड आग जला के पुल के। ये सब होता है यहाँ, बनाने का वो नहीं है भाई। क्योंकि अगर पुल गिर गया तो हमारे देश में हर किसी को ये पता है कि अब ये पुल 3 साल नहीं बन रहा है, 3 साल कम से कम। हाँ। अब ये नहीं बनेगा। और ये भी पता है कि इसमें किसी पिछली सरकार की गलती है। ये वाली सरकार ठीक है। बताओ यार। अपने यहाँ खबरें पता है क्या आती है, किस तरीके की खबरें हैं कि 15 फुट ऊंचे पुल पे चली वंदे भारत। ये खबर है इनकी। इनको लगता है कि ये बेस्ट है। हमारे देश में कोई आदमी यूपी बिहार से पहली बार दिल्ली आए, मुंबई जाए। अगर वो बिहार से आ रहे हैं तो हो सकता है कोई पुल लेके आए। वहाँ काफी ले गए हैं लोग। दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ से हरियाणा के किसी और पुराने पिछड़े इलाके से कोई आदमी पहली बार दिल्ली आता है, वो 2 फ्लाईओवर एक साथ देख के घबरा जाता है वो कि एक के ऊपर एक है। भाई गांव में जाके बताता है वो। सोचते एक तो मैं ले आया था, इन्होंने पहले ही 2 रखा हुआ है यहाँ पे। और कह रहा भाई उस पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी पर अब उसमें बल्ब नहीं है क्योंकि वो मैं लेके आ गया हूँ। हमारे यहाँ हर आदमी चोर है और चोर मेंटेलिटी है। मैं सच बता रहा हूँ, सड़क पे चलते हुए रात में तुम्हें 500 का नोट गिरेगा, तुम इधर उधर ये नहीं देखते हो देखने के लिए कि ये किसी को दे दूंगा, किसी का होगा। तुम इधर उधर ये देखते हो खाली कोई मुझे देख तो नहीं रहा। चोर हमारे अंदर है भाई। चोर हिंदुस्तान का हर आदमी चोर है। बहुत नई बात बता दी है तुमने। ये भी कहीं से चुराई है। चुराए मैंने भी कहीं सुनी थी। मेरे गांव में सुनी थी मैंने। अच्छा, मेरे गांव में एक वो थी, विजय माल्या को एकदम से लग रहा हो क्या कम्युनिस्ट आदमी हूं मैं। सब मैं ही हूं। मेरे गांव में एक बहुत पुरानी कहावत थी। तो वो कहावत थी कि मोदी रह गए, जिनपिंग रह गए, मोदी रह गए, जिनपिंग रह गए, आगे भागे ट्रंप। मोदी रह गए, जिनपिंग रह गए, आगे भागे ट्रंप। अरे तू वाकू मोटा काहे कह रहे हो, वाकू कह दे प्लम्प। कौन से गांव में लोग प्लम्प बोल दे रहे भाई। अरे वो मेरे दादाजी डबल एम में थे ना, संस्कृत से। असल में प्लम्प संस्कृत से ही आया है। हाँ। वैसे बहुत सारे वर्ड आए हैं, मादर वो भी संस्कृत से आया है। तो मातृ पितृ ये सब, तो मदर फादर बना इनका। नासा जर्मनी। नहा और सहा तो उससे नासा बना जो उधर गया। संस्कृत में कोई रूप सुनाओ यार तुम। शब्द रूप के धातु रूप। शब्द रूप। और देखो इस देश में रहना है तो एक ही शब्द रूप चलता है, रामा रामा और रामा। गच्छति गच्छता है गच्छन, ये धातु रूप हो गया। तो बालकः बालको बालका नहीं, रामः रामो रामा, यही चलता है। और फिर रामेन रामाभ्याम रामयो, रामस्य रामयो रामाणाम। और फिर ये लास्ट वाला बोल रहा है। नहीं, लास्ट वाला है रामे रामयो रामेशु, ऐसा कुछ है। हे राम हे राम हे राम हे राम संबोधन, हे अरे रे हो भो। और कुछ लोगों को लगता है हम अनपढ़ हैं, हमें संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत भी आती है। कितना गलत लगता है उन्हें। अरे हमें संस्कृत आती है, ऐसा नहीं है यार। हम बस इंट्रोवर्ट कोडर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इस देश की सभ्यता को नहीं जानते या हमें पता नहीं है। हम इस देश की सभ्यता को जानते हैं, इस देश की संस्कृत को नहीं जानते। देखो हम इस देश की संस्कृति को तो जानते हैं पर संस्कृति को नहीं जानते हैं। ये कुछ ही लोग समझ पाएंगे, कुछ ही लोग समझ पाते ये वाली बात। तो बेसिकली बात ये है कि अब हम अंत पे पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है।
तो यही अंत है, यही आरंभ था। 420 AM पॉडकास्ट बेसिकली हमने जिस मकसद से शुरू किया था वो मकसद हमारा पूरा होता जा रहा है। वो ये है कि यहाँ तक जो आदमी देख लेंगे वो हमारे अपने चूतिए हैं। वो जानते हैं कि हम लोग उनके आदमी हैं, वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ दिनों में वो हमें पैसे भी देंगे क्योंकि हम मांगेंगे। तो बेसिकली आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार कि आप सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं इसके बाद कुछ कि ज़रूरी बातें तो हैं ये सारी। और इसी के साथ मैं अक्षय, ऋतिक, अभिषेक आपको नमस्ते कहते हैं। नमस्ते क्यों कहें, हम फक यू भी कह ही सकते हैं। So guys, see you in the next podcast, next episode. Basically no new podcast, no, यही वाला रहेगा। Thank you guys, thank you. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए भी बोली तो मतलब वो तो जरूरी है। अब तो याद हो गया। अभी तक एक बार बोला ही नहीं हमने। याद तो गाइस एक साथ बोलते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रणवीर अलाहाबादिया। He needs it. We don't give a fuck. He needs it more than us. Thank you guys so much. बाबा जी की बूटी